Had to tell her that I don't even need her. Told her bad bitch to keep her feet up. Making all the songs and I don't take the fees, yeah. Tell me you're my bro, but I don't even see ya. Need to believe. रेंटिंग एंट्री नंबर 12 अकोमोडेशन की सर्विस। और हाँ सर, पिछली बार इसमें अमेंडमेंट था और आपने बहुत डिटेल में वो अमेंडमेंट समझाया भी था। इधर आ जाओ फटाफट से। क्या अमेंडमेंट था? अमेंडमेंट ये था साहब, रेंटिंग वाले के अंदर कि एक्सेप्ट लगाकर कुछ लिख दिया था। एक्सेप्ट लगाकर कुछ लिख दिया था। अगर रेंटिंग हो रही है रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेजिडेंस, क्या बोला मैंने? रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेजिडेंस, रहने की प्रॉपर्टी है। रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, रहने की प्रॉपर्टी को अगर रहने के काम में इस्तेमाल किया जा रहा है, फॉर यूज एज रेजिडेंस, रहने की प्रॉपर्टी को रहने के काम में इस्तेमाल किया जा रहा है, तो पहले जीएसटी नहीं लगता था। लेकिन यहां पर एक्सेप्ट करके पिछली बार मई 23 में एक अमेंडमेंट डाल दिया। अब देखो साहब, हंसी कहां आती है? हंसी यहां आती है कि अमेंडमेंट में अमेंडमेंट। मई 23 में मैंने बच्चों को यह अमेंडमेंट पढ़ाया और पढ़ाते वक्त मैंने इस अमेंडमेंट में एक गलती बताई थी। याद करो, बताई थी कि नहीं बताई थी? बताई थी साहब। और वो गलती जो थी मैंने बताई थी, वो गलती दुनिया को नजर आ रही है लेकिन लॉ मेकर को नजर नहीं आ रही। मुझे बस ये समझ नहीं आ रहा, मुझे बस ये समझ नहीं आ रहा मेरे दोस्तों कि लॉ जो बनाते हैं, 5 साल हो गया जीएसटी आए हुए, बहुत ही सीनियर लोग होते हैं, सीनियर टीम होती है और सब कुछ फाइनलाइज होने के बाद नोटिफिकेशन निकाला जाता है। तो हंसी सिर्फ वहां आती है जहां मुझे ये देखने मिलता है कि अमेंडमेंट में गलती है, दुनिया को नजर आ रही है ये प्रॉब्लम, लेकिन जो बंदा अमेंडमेंट लेकर आया उस बंदे को ये प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही। ये बात मुझे समझ नहीं आ रही। तो इसलिए इस गलती को सुधार दिया गया नवंबर 23 वाले स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि अमेंडमेंट आया और गलती को सही कर दिया गया। क्या कर दिया गया? सही कर दिया गया। और ये जो सही किया गया है, बस मुझे यही आपको पढ़ाना है। प्रॉब्लम क्या हो गई थी? प्रॉब्लम ये हो गई थी साहब कि इन्होंने जो अमेंडमेंट लाया था, उस अमेंडमेंट के अंदर इन्होंने ये बोल दिया था कि अगर रेंट पे जिसने घर लिया है फॉर यूज एज रेजिडेंस, अगर वो बंदा रजिस्टर्ड है, अगर वो बंदा अपने पैन कार्ड के ऊपर जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो साहब आरसीएम लग जाएगा और उसे टैक्स पे करके चलना पड़ेगा। एग्जम्पशन उससे छीन ली गई, एग्जम्पशन उससे छीन ली गई और उसको बोला कि तू आरसीएम में टैक्स पे करके चलेगा। ये प्रॉब्लम आई थी कि नहीं आई थी कि अगर रेंटिंग हो रही है रेजिडेंशियल ड्वेलिंग की फॉर यूज एज रेजिडेंस, रजिस्टर्ड पर्सन अगर उसे ले रहा है तो आरसीएम में उस रजिस्टर्ड पर्सन को टैक्स पे करके चलना पड़ेगा। ज्यादती है ये, बर्बाद करके रख दिया साहब एक छोटे से आदमी को आपने। भाई मैं घर में नहीं रहूंगा तो कहां रहूं? अच्छा मुझे एक बात बताओ यार, तुमने क्या बात कर दी? क्या बात कर दी साहब? दिमाग बिल्कुल क्या साइड में रख दिया क्या? मैं कहां का निवासी हूं साहब? मैं रहता हूं राजस्थान में। कहां रहता हूं भाई? राजस्थान में रहता हूं। राजस्थान में कहां रहता हूं साहब? ब्यावर में रहता हूं। लेकिन धंधा करने मुझे जाना पड़ा जयपुर। मेरा ऑफिस जयपुर में है क्योंकि जयपुर में भाई फैसिलिटीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोग हैं, बच्चे हैं, कोचिंग पढ़ाता हूं जयपुर में। रहने वाला कहां का हूं? ब्यावर का हूं। घर कहां है? ब्यावर में है। लेकिन धंधे के लिए मुझे कहां जाना पड़ा? जयपुर जाना पड़ा। अब जयपुर में घर थोड़ी है मेरा, लेकिन क्योंकि मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं भाई, क्योंकि मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं, बात को समझो, जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं, जयपुर में जाकर मुझे अपना धंधा करना पड़ेगा। जयपुर में घर नहीं है तो किस पे रहना पड़ेगा? सर रेंट पे रहना पड़ेगा आपको रेंट पे रहना पड़ेगा जयपुर के अंदर। अब मुझे एक बात बताओ, गरीब आदमी यहां पर बच्चे पढ़ा रहा है, एक तो पहले ही टीचर को तो इज्जत देनी चाहिए साहब। बताओ साहब, टीचिंग प्रोफेशन में आए हैं, कोचिंग पढ़ाते हैं बच्चों को, कम से कम फीस में बच्चों को कोचिंग पढ़ाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब रेंट पे रहना पड़ेगा तो पता है तुम्हें इन्होंने क्या बोल दिया? इन्होंने बोल दिया अच्छा रेंट पे रह रहे हो, चलो इस रेंट पे जीएसटी दो आरसीएम के अंदर। अरे रहना दुश्वार कर दिया यार, उस पे भी जीएसटी दूं मैं? अरे मैं इंडिविजुअल आदमी हूं यार, रह रहा हूं, घर में रह रहा हूं, रहने तो दो कम से कम मेरे को, रहने तो दो, रहने तो दो भाई, बताओ। और ये इतने बेवकूफ हैं कि इन्होंने अमेंडमेंट में अमेंडमेंट करके अपने ही अमेंडमेंट की 12 बजा दी। मतलब अमेंडमेंट करना और अमेंडमेंट ना करने में कोई फर्क ही नहीं रहा, खिचड़ी बना दी। और ये खिचड़ी बना रहे हैं इस कानून की। एक वक्त आएगा कुछ साल बाद जब आपको जीएसटी से डर लगने लग जाएगा, फिर बच्चा जीएसटी नहीं पड़ेगा, फिर बच्चा जीएसटी नहीं। तुम्हें पता है इनकम टैक्स में क्या प्रॉब्लम है?
1961 का ये जो एक्ट है इनकम टैक्स में, प्रॉब्लम क्या, इनकम टैक्स में यही तो प्रॉब्लम है। इनकम टैक्स बच्चे को क्यों नहीं पढ़ना, क्योंकि अमेंडमेंट 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 आते 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 कानून की खिचड़ी बना दी इन्होंने। हर सरकार आती है इनकम टैक्स में कोई अमेंडमेंट ले आती है, तो वो हुआ ये कि इनकम टैक्स की क्या बन गई, बोलो, खिचड़ी बन गई। तो अब इनकम टैक्स पढ़ने में तुमको डर लगता है कि सब इनकम टैक्स की किताब खोलने में डर लगता है, क्योंकि बहुत सारे प्रोविजन है फलाना ए, फलाना बी, फलाना सी, फलाना डी, समझ में ही नहीं आता सब हो क्या रहा है। तो बच्चे को इनकम टैक्स पढ़ने में प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि वहां पर अमेंडमेंट आते 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 क्या हो गया, सब खिचड़ी हो गई। और यही खिचड़ी अभी ये जीएसटी में कर रहे हैं, अमेंडमेंट में अमेंडमेंट ले आते हैं। और तुम खुद बोलोगे, अभी तुमको खुद को दिखाऊंगा और तुम खुद कहोगे हाँ साहब ये तो मजाक हो गई। अब मुझे बताओ पहले केस समझ में आया कि नहीं आया, आकाश फटाफट से बताएगा केस समझ में आया कि नहीं आया। केस समझ में आ गया साहब। राजस्थान में हूं, ब्यावर में रहता हूं, घर ब्यावर में है, लेकिन बिजनेस करने मेरे को जयपुर जाना पड़ा। जयपुर गया, वहां पर मेरा घर नहीं है, किस पे रहूंगा, रेंट पे रहूंगा। लेकिन क्योंकि मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं, अब मैं रहूंगा रेंट पर, तो रेंट पे रहूंगा तो रेंट पे जीएसटी देना पड़ेगा आरसीएम के अंदर। मेरे यहां पर गले में क्या बांध दिया, फंदा बांध दिया, फांसी का फंदा, कि साहब तेरा रहना भी दुश्वार कर देंगे, चैन से तेरे को सोने भी नहीं देंगे, एक छोटा सा कमरा लेकर तू रह रहा है ना रेंट पे, चल जीएसटी पे कर। इनको दया नहीं दिखी, इनको दिमाग नहीं है ना साहब। अब फिर देखो क्या हुआ, दिक्कत क्या हो गई। अब इन्होंने सोचा कि साहब ये तो गड़बड़ हो गई, क्योंकि सब ने क्या करा, आवाज उठा दी कि साहब ये कैसा अमेंडमेंट ले आए। एक आदमी इंडिविजुअल पैन कार्ड पे अगर रजिस्टर्ड है, क्या वर्ड्स यूज करे मैंने, एक आदमी अगर इंडिविजुअल पैन कार्ड पे, इंडिविजुअल पैन कार्ड पे अगर रजिस्टर्ड है मेरे दोस्त, तो साहब क्या रेंट पे जीएसटी ले लोगे, नहीं ले सकते ना, क्यों फालतू में जीना दुश्वार कर रहे हो। तो इन्होंने अमेंडमेंट क्या कर दिया, इन्होंने अमेंडमेंट ये कर दिया कि अगर अगर इंडिविजुअल है, ओ हो, अगर पर्सनल कैपेसिटी में, अगर पर्सनल कैपेसिटी में उसने रेंट एग्रीमेंट करा है और वो प्रोपराइटर है, तो साहब एग्जम्पशन दे देंगे। हाँ, फिर एग्जम्पशन दे देंगे। अब इनसे एक बात पूछो, मुझे एक बात बताओ, एलएलपी तो वैसे भी अलग से रजिस्टर्ड होगी, पार्टनरशिप फर्म अलग से रजिस्टर्ड होगी, क्योंकि इनका तो पैन नंबर ही अलग होता है ना भाई। एलएलपी का पैन नंबर ही अलग होता है, पार्टनरशिप का पैन नंबर ही अलग होता है, और जो कंपनी फॉर्मेट में है उसका भी पैन नंबर अलग होता है। आकाश, दक्ष, फटाफट से बताओ मेरे को, कॉमन सेंस की बात है ना। ये देखो ऊपर, एलएलपी का पैन नंबर अलग, पार्टनरशिप का पैन नंबर अलग, कंपनी का पैन नंबर अलग, ट्रस्ट का पैन नंबर अलग, ट्रस्ट का पैन नंबर अलग, ट्रस्ट का पैन नंबर अलग, और अगर आपने कोई सोसाइटी करी है उसका भी पैन नंबर अलग। तो एलएलपी का पैन नंबर अलग, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, ट्रस्ट, सोसाइटी, इन सबका तो पैन नंबर वैसे भी अलग होने वाला है। तो ये तो अपने पैन से रजिस्टर्ड होंगे ना जीएसटी में। अब एक बात बताओ, पार्टनरशिप फर्म है, इस पार्टनरशिप फर्म का एक पार्टनर है और ये पार्टनर रेंट पे रहता है। बात को ध्यान से सुनना, पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर रेंट पे रहता है। तो मुझे एक बात बताओ, ये रेंट एग्रीमेंट क्या वो पार्टनरशिप फर्म के नाम से करेगा क्या? आकाश मुझे बताओ आप, दक्ष मुझे बताओ आप, कि वो ये एग्रीमेंट जो करेगा रेंट पे रहने का, जो पार्टनर, वो क्या पार्टनरशिप फर्म के नाम से करेगा क्या? अरे कॉमन सेंस की बात है, वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में ही तो करेगा। वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में, अपने इंडिविजुअल हाँ वही तो आकाश, हंसी आ रही है, बताओ। वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में ही तो करेगा ना, अपने पैन नंबर के ऊपर। पार्टनरशिप फर्म के नाम से थोड़ी ना करेगा रजिस्टर्ड। तो वो तो कॉमन सेंस की बात है ना। रेंट पे कौन रहेगा? कि कंपनी रेंट पे रह सकती है। कंपनी क्या है? इज अ नॉन लिविंग थिंग। पार्टनरशिप फर्म क्या है? एलएलपी क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट भूल गए क्या? अकाउंट्स में पढ़ा था भाई। कैसे अमेंडमेंट लेकर आ गए आप लोग? रहता कौन है? ह्यूमन बीइंग। नींद किसको आती है? ह्यूमन बीइंग। चार दीवारी किसको चाहिए? ह्यूमन बीइंग। इंडिविजुअल कैपेसिटी में ही तो रेंट एग्रीमेंट करेगा यार। अपने बीवी बच्चों के साथ रहेगा तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में ही तो रहेगा। वो अपनी प्रोपराइटरशिप के नाम पर थोड़ी ना एग्रीमेंट करेगा। और अगर प्रोपराइटरशिप के नाम पर एग्रीमेंट करेगा भी तो सोच के देखो, फिर वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का क्यों करेगा? फिर तो वो कमर्शियल प्रॉपर्टी का करेगा ना। अरे थैंक यू सो मच दक्ष, थैंक यू सो मच दक्ष। लेकिन दक्ष मुझे बताओ ना, मैं हमेशा कहता हूं दक्ष कि कॉमन सेंस लगाओ, जीएसटी हो जाएगा। कॉमन सेंस लगाओ, जीएसटी हो जाएगा। जरूरत नहीं है समझने की, क्योंकि कानून क्या है? कॉमन सेंस। कानून कॉमन सेंस से तो बनता है, लेकिन ये कॉमन सेंस की 12 बजा रहे हैं। अब देखो तुम, अब तुमको बेयर रीडिंग पढ़ाता हूं मैं, तुमको मैं बेयर रीडिंग पढ़ाता हूं।
ईमानदारी से बताना, तुमको खुद को हंसी आएगी पढ़कर। इधर देखो क्या लिखा इन्होंने, जो पहले एंट्री थी वो क्या थी, सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेजिडेंस। बस ये पहले एक छोटी सी एग्जम्पशन दे रखी थी, और ये जरूरी भी थी और ये सही भी थी कि अगर कोई रेंट पे रहता है तो भले ही वो 20 लाख से ऊपर निकल जाता है मामला, लेकिन क्योंकि आदमी भाई दो चीजें लिख दी ना आपने, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग लिख दी, यूज एज रेजिडेंस लिख दिया, दो कंडीशन लगा दी ना आपने, तो रहने की प्रॉपर्टी को रहने के काम में लिया जाएगा तो जीएसटी नहीं लगेगा। अब ना जाने किस आदमी के दिमाग में पता नहीं क्या, उसको समझ में नहीं आया, पता नहीं रात में उसको क्या दौरा पड़ गया, सोते सोते उसने कहा साहब कानून बदलो जीएसटी लगाओ। उसको मैथमेटिक्स समझ में नहीं है। मुझे नहीं पता ये लोग मैथमेटिक्स पढ़ने वाले होते हैं या फिलोसॉफी पढ़ने वाले होते हैं या पता नहीं कौन से राजा महाराजाओं की कहानियां पढ़ते हैं, मुझे नहीं पता कि कौन से यूपीएससी का पेपर क्लियर करके आते हैं या आरएएस या पीसीएस का पेपर क्लियर करके आते हैं कानून बनाने वाले। इन्होंने यह लिख दिया एक्सेप्ट वेयर द रेजिडेंशियल ड्वेलिंग इज रेंटेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। अब रेजिडेंशियल ड्वेलिंग को रजिस्टर्ड पर्सन क्यों रेंट पे लेगा? इंडिविजुअल पैन कार्ड पे रजिस्टर्ड है, गलती हो गई उससे। अरे भाई कॉन्ट्रैक्ट तो वो आपसे इंडिविजुअल कैपेसिटी में कर रहा है ना। अब आपने क्या करा, आपने नीचे फिर एग्जम्पशन लिया, आपने एक्सप्लेनेशन डाल दिया, आपने बिल्कुल सही कह रहा हो आकाश, क्या ही उम्मीद कर सकते हैं, क्या ही उम्मीद कर सकते हैं आकाश, एक्सप्लेनेशन डाल दिया। अब देखना आकाश इस एक्सप्लेनेशन से हुआ क्या, इस एक्सप्लेनेशन से अमेंडमेंट की 12 बज गई। ये ऊपर जो अमेंडमेंट लेकर आया ना उस अमेंडमेंट की 12 बज गई, किससे, इस एक्सप्लेनेशन से। मेरे हिसाब से तो साहब 12 बज गई। अब देखो 12 कैसे बज गई, 12 ऐसे बज गई, इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं लाइट कर देते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ exemption under this entry shall cover services by way of renting of residential dwelling to a registered person where registered person is proprietor of a proprietorship concern and rent residential dwelling in his personal capacity for uses on residence and such renting on his own account and not for that of the proprietorship firm। अरे तो वो proprietorship concern के नाम से करेगा भी क्यों, कॉमन सेंस। हाँ आकाश बिल्कुल सही बात पकड़ लिया आपने, अगर ये हो जाए तो मजा आ जाए, ये हो जाए तो मजा आ जाए। अब देखो यहां पर आकाश इन्होंने क्या लिख दिया कि ऑन अकाउंट पे होना चाहिए, प्रोप्राइटरशिप फर्म के नाम से नहीं होना चाहिए, और जो है ना वो जो है ना वो क्या बोलते हैं उसको, पर्सनल कैपेसिटी में होना चाहिए और ऑन रेजिडेंस के लिए होना चाहिए। अब मुझे बताओ यार, मैं खुद एग्रीमेंट करके अपने पड़ोसी को थोड़ी ना रखवाऊंगा वहां पर, अरे खुद एग्रीमेंट करूंगा तो खुद रहूंगा ना, कॉमन सेंस की बात पहली। फिर दूसरी कि मेरी प्रोप्राइटरशिप फर्म है तभी तो मैं एग्रीमेंट करूंगा, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, एलएलपी, सोसाइटी, ट्रस्ट तो वैसे भी नहीं करेंगे, कॉमन सेंस लगाओ तुम लोग। और तीसरी चीज भाई साहब ये लोग तो वैसे भी रह नहीं सकते क्योंकि तो आर्टिफिशियल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन रहेगा तो इंडिविजुअली, तो पर्सनल कैपेसिटी में ही तो होगा, पर्सनल कैपेसिटी में ही तो होगा। बिल्कुल दक्ष बना देंगे आपको जीएसटी एक्सपर्ट। पहले नंबर पे क्या है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए, रेजिडेंशियल, यूज एज रेजिडेंस। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं उसको अब ये जैसे बोल रहे हैं ना एक्सप्लेनेशन के अंदर बोल रहे हैं कि एग्जम्पशन मिल जाएगी इस एंट्री के तहत अगर आप पर्सनल कैपेसिटी में और यूज एज रेजिडेंस कर रहे हो, तो भाई वो तो पहले भी था, पहले भी तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को यूज एज रेजिडेंसी कर रहे थे। और कॉमन सेंस की बात है कि अगर उसको यूज एज रेजिडेंस नहीं करते तो वैसे भी एग्जम्पशन हट जाती, वैसे भी एग्जम्पशन हट जाती। अगर मैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में कॉमर्शियल काम करता तो वैसे भी टैक्सेबिलिटी हो जाती। तो जो ओरिजिनल एंट्री थी वो बिल्कुल सही थी, लेकिन इन्होंने अपनी नाक नहीं कटवाई, इन्होंने कहा साहब एक्सप्लेनेशन डालेंगे, पुराना अमेंडमेंट नहीं हटाएंगे। मत हटाओ साहब जो भी है, बट एक केस मुझे बता दो जो आपके इस अमेंडमेंट में कवर हो रहा हो। मुझे नहीं लगता कोई केस कवर होगा। तो देखो इधर रेजिडेंशियल है, यूज एज रेजिडेंस है, रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है। तो अनरजिस्टर्ड है तो पहले भी एग्जाम्प्ट था, आज भी एग्जाम्प्ट है, उसमें तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। यानी अगर मेरा धंधा लेना देना ही नहीं है, मैं अब बिजनेस एंटिटी हूं ही नहीं, और अगर बिजनेस एंटिटी में अगर हूं भी तो मैं 10 लाख और 20 लाख के नीचे हूं तो बात ही खत्म, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले भी एग्जाम्प्ट था, आज भी एग्जाम्प्ट है, पहले भी एग्जाम्प्ट था और बिल्कुल बना देंगे आकाश, ठीक है, आज भी एग्जाम्प्ट है, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आकाश क्या है, देखो दक्ष, देखो क्या है, रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये है प्रॉपर्टी अभी भी रेजिडेंशियल है, यूज में रेजिडेंस के लिए ही कर रहा हूं, रजिस्टर्ड होना चाहिए, प्रोप्राइटर होना। अब देखो तुम कॉमन सेंस देखो इनका कितना गया बीता है। रजिस्टर्ड होना चाहिए, प्रोप्राइटर होना चाहिए, ऑन रेजिडेंस होना चाहिए और पर्सनल कैपेसिटी होना चाहिए। अरे अगर वो प्रोप्राइटर है
तो ऑन कैपेसिटी में भैया मुझे एक बात बताओ, प्रोपराइटर आदमी क्या करेगा, ऑन कैपेसिटी में तो करेगा ना। दक्ष आप बस मेरे को व्हाट्सएप कर देना इस नंबर पे, ठीक है, मैं आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा। क्या बोला मैंने, प्रोपराइटर है तो ऑन कैपेसिटी में ही तो करेगा, उसको खुद को रहना है, परिवार को रहना है। प्रोपराइटरशिप फर्म थोड़ी ना रहने आएगी। प्रोपराइटरशिप फर्म तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो तो कोई लेना देना नहीं है उस प्रोपराइटरशिप फर्म का, वो तो सिर्फ नाम के लिए है तो मेरी इंडिविजुअल कैपेसिटी ना। तो पर्सनल कैपेसिटी में करूंगा, ऑन रेजिडेंस के लिए करूंगा और रजिस्टर्ड हूं, तो ये तो कॉमन सेंस की बात है, कंडीशंस तो हमेशा एप्लीकेबल होंगी। तो बोला कि साहब ठीक है, हमसे गलती हो गई, हम एग्जेम्प्ट कर देंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, एग्जम्पशन बस इतनी सी थी, और यही मुझे यहां पर आपको बतानी थी कि पहले एग्जेम्प्ट था, फिर इन्होंने टैक्सेबल कर दिया, और अब वापस इन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया। क्या बोला मैंने, एग्जेम्प्ट था, टैक्सेबल कर दिया मई 23 के अंदर, और नवंबर 23 के अंदर फिर से यहां पर आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। बाकी कोई भी चेंज नहीं है। लेकिन हां, अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने क्योंकि पुरानी अमेंडमेंट को नहीं हटाया, एक नया एक्सप्लेनेशन डाला, तो इससे यह हुआ कि अगर बाय चांस कोई केस ऐसा बनता है, बाय चांस, वैसे बनेगा नहीं, लेकिन अगर बनता है जहां पर प्रोपराइटरशिप कंसर्न के नाम से एग्रीमेंट किया जा रहा है, हालांकि ऐसा कोई भी बेवकूफ नहीं होगा जो रहेगा खुद और एग्रीमेंट प्रोपराइटरशिप फर्म के नाम से करेगा, और अगर वो करता है तो फिर उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट तक नहीं मिल सकता। सोच के देखो, क्योंकि इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के रेस्पेक्ट में ही जो इनपुट सर्विसेज ले रहे हो उसका आईटीसी मिलेगा। तो मैं यहां पर देखो आकाश, मैं यहां पर बहुत बढ़िया लॉजिक के साथ आपको समझाता हूं। जो ढंग से मेरी बात को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं उनको बहुत कुछ यहां पर समझ में आने वाला है। इस केस को समझो, मैं पर्सनल कैपेसिटी में ऑन अकाउंट रेंट एग्रीमेंट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, रेंट एग्रीमेंट कर रहा हूं। 1 मिनट में क्लैरिटी आ जाएगी आपको, ध्यान से सुनना मेरी बात को। खुद रहूंगा अपने परिवार के साथ, मम्मी पापा के साथ, ऑन अकाउंट और रेंट एग्रीमेंट कर रहा हूं। आपने क्या कर दिया, इसको एग्जेम्प्ट कर दिया, ठीक है। पहले आपने इसको टैक्सेबल कर दिया था, मई 23 में आपने इसको टैक्सेबल कर दिया था, फिर आपको अपनी गलती समझ में आई तो आपने इसको एग्जेम्प्ट कर दिया। सेकंड केस देखना आप, और हूं मैं रजिस्टर्ड, भाई साहब ध्यान रखना यहां पर, हूं मैं रजिस्टर्ड, लेकिन प्रोपराइटरशिप फर्म है मेरी, पार्टनरशिप फर्म नहीं, प्रोपराइटरशिप फर्म है मेरी, ठीक है। अब कॉमन सेंस लगाओ कि कोई भी आदमी क्या अपनी प्रोपराइटरशिप फर्म के नाम से एग्रीमेंट करेगा, नहीं करेगा। लेकिन अगर करता भी है तो उसको क्या नुकसान होगा वो देखो। इस बार पर्सनल कैपेसिटी में नहीं कर रहा, पिछली बार मैंने पर्सनल कैपेसिटी में एग्रीमेंट करा था, इस बार मेरा एग्रीमेंट हो रहा है एज प्रोपराइटरशिप फर्म। तो मैं प्रोपराइटरशिप फर्म के नाम से एग्रीमेंट कर रहा हूं, और रहूंगा मैं ही, रहेगा मेरा परिवार ही, क्योंकि कमर्शियल यूज में तो रह नहीं सकता ना, तो रहना तो यूज एज रेजिडेंस, और यूज एज रेजिडेंस ह्यूमन बीइंग, इंसान ही तो रहेगा, प्रोपराइटरशिप फर्म थोड़ा ना रहेगी। सही बात है सर, तो वो तो ऑन अकाउंट ही रहेगा, वहां तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। प्लस हाँ भाई साहब, रेंट एग्रीमेंट है, वो पहले भी था, वो आज भी है, प्लस पहले भी रजिस्टर्ड था, आज भी रजिस्टर्ड हूं। अब मुझे बताओ यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा। ठाकुर जी महाराज की जय हो। मुकेश राजपूत जी बताएंगे साहब क्या होगा, आकाश, दक्ष क्या होगा। कॉमन सेंस की बात है, यहां पर इन्होंने इसको टैक्सेबल कर दिया, यहां पर इन्होंने इसको टैक्सेबल कर दिया, और क्या बोल के टैक्सेबल करेंगे पता है, यहां पर ये इसको बोलेंगे साहब ये आपने पर्सनल कैपेसिटी में नहीं करा, ये एग्रीमेंट आपने प्रोपराइटरशिप के नाम से करा, प्रोपराइटरशिप फर्म के नाम से ये एग्रीमेंट करा, पर्सनल कैपेसिटी में नहीं करा, तो हम इसको टैक्स कर रहे हैं। लेकिन इनसे पूछो कि इसको टैक्स करने का फायदा क्या है, और कौन सा बेवकूफ आदमी अपनी प्रोपराइटरशिप फर्म के नाम से एग्रीमेंट करेगा। क्यों, क्योंकि यहां पर अगर ये टैक्सेबल हो जाएगा तो यहां पर इनपुट टैक्स क्रेडिट, यहां पर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या इस रजिस्टर्ड पर्सन को मिलेगा, बताओ फटाफट से मुझे। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से आईटीसी चैप्टर पढ़ा है, आकाश, दक्ष, ठाकुर जी, मुझे बताएंगे कि क्या यहां पर इस रजिस्टर्ड पर्सन को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा क्या इस रेंटिंग का, ऑन यूज, ऑन रेजिडेंस के लिए जो ये रेंटिंग हो रही है, क्या इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, नहीं मिलेगा। वेरी गुड आकाश। क्यों, क्योंकि सेक्शन 16(1) में क्या लिखा हुआ है, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। कोई भी इनपुट सर्विस जो है वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होनी चाहिए। अरे यहां पर मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में रह रहा हूं, इसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। वेरी गुड 16(1) में ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि ये तो मेरे इंडिविजुअल कैपेसिटी होगी ना, मैं और मेरा परिवार रह रहे हैं, इसका मेरे बिजनेस से क्या लेना देना।
इसका मेरे बिजनेस से क्या लेना देना। अब ये मत कह देना कि अच्छी नींद आएगी तो अच्छा बिजनेस चलेगा, ये लॉजिक मत लगा देना, ये बेवकूफपंदी मत करना यहाँ पर कि मैं सोऊंगा अच्छे से तो मेरा बिजनेस अच्छे से चलेगा, तो सब कनेक्शन है तो आईटीसी मिल जाएगा, ये मत कर देना साहब। हाँ, ये मत कर देना। हाँ बिल्कुल सही ठाकुर जी, पर्सनल यूज है, पर्सनल यूज पे आपको आईटीसी नहीं मिलता, ठीक है। तो अब तुम खुद सोचो कि जब मेरे को आईटीसी भी नहीं मिलेगा, रह भी मैं खुद रहा हूं, तो मैं प्रोप्राइटरशिप फर्म पे क्यों रजिस्ट्रेशन लूंगा, क्यों मतलब एग्रीमेंट करूंगा प्रोप्राइटरशिप के नाम से। मैं डेफिनेटली ऑन अकाउंट में पर्सनल कैपेसिटी पे तो एग्रीमेंट करूंगा, और जब मैं पर्सनल कैपेसिटी पे ही एग्रीमेंट करूंगा तो फिर एक्सप्लेनेशन की जरूरत क्या थी, फिर इस एक्सप्लेनेशन की जरूरत क्या थी, और ये अमेंडमेंट की ही क्या जरूरत थी कि रजिस्टर्ड पर्सन। अरे भाई रजिस्टर्ड पर्सन करेगा क्या घर के अंदर, एक रजिस्टर्ड पर्सन एक घर के अंदर क्या करेगा, घर में क्या करते हैं, घर में रहते हैं, और घर में अगर मैं रहने के बजाय कमर्शियल एक्टिविटी करूंगा तो वो तो ऐसे भी टैक्सेबल हो जाता, क्योंकि आपकी ओरिजिनल जो एग्जेम्पशन थी वो थी फॉर यूज एज रेजिडेंस। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो बात खत्म, पैसा हजम। चलो आगे चलो। अमेंडमेंट था वो मैंने यहां पर कवर कर दिया, अमेंडमेंट था एंट्री नंबर 12 के अंदर। आई होप अब आपको ये पूरी की पूरी कहानी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी।